हेलो बच्चों, इनवर्स फंक्शन की हम लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं। थोड़ा सा ये तय हुआ था कि हम इसको 5 या 6 लेक्चर में रैप करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लेक्चर ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग क्लास करते हैं तब सबसे पहले इस बात पर जरूर फोकस करते हैं कि बच्चे को वो फंक्शन के कारण क्या हो ये क्लियर हो। और उसमें क्लास में तो वो 2 घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाने पे या उसको अपलोड करने की प्रॉब्लम्स को देखते हुए थोड़ा सा टाइम मिलता है, इसलिए चीजों को कुछ ज्यादा करना पड़ रहा है। खैर, सीधे ही टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक साइन इनवर्स एक्स या उससे जुड़े डोमेन, रेंज और प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। उसके भी पहले लेक्चर पे ये डिस्कस किया था कि किसी फंक्शन और उसके इनवर्स का मतलब क्या होता है, जहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको जो याद रखनी है वो ये कि ए से बी के लिए अगर कोई फंक्शन काम करता है तो उसका इनवर्स बी से ए तभी हो सकता है जब वो 1 1 और ऑन टू। दूसरी बात ये जरूर ध्यान रखनी है कि अगर हम इसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब किसी भी फंक्शन और उसका इनवर्स हमेशा एक लाइन y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में उसकी मिरर इमेज होता है। ये सब चीजें आज भी दोबारा इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि क्लास इस चीज पर है, आज कॉस इनवर्स के टॉपिक है। पर उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये है, जब आपसे क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यहां प्लीज ध्यान दीजिए, जहां पर इस सिंबल का अर्थ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। आप सब ये बात पहले से जानते होंगे। जरा क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ एक छोटी सी बात इसकी डिस्कस कर दी जाए कि जैसे ही हम किसी फंक्शन को, मैं पहले केवल इसकी बात करना चाहता हूं, प्लीज उसको आप ध्यान दें कि अगर हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कह रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा हमें सिर्फ उसका इंटीजर लेना है। और इस बात को और भी अच्छे से समझने के लिए आप सबने एक क्लास में, फंक्शन की क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, पर फिर भी दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। जैसे किसी नंबर लाइन पर ये 2 नंबर 7 और 8 है, 7 और 8, और इनके बीच में अगर ये नंबर यहां कहीं पर एग्जिस्ट करता है तो इसके लेफ्ट पर जो पहला इंटीजर है वो इसका आंसर होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैंने यहां माइनस का 2.19 लिखा होता तो वो क्या होता? इसका मतलब यहां कहीं पर मैं आता, ये -1 होता, ये -2 होता और ये होता -3। -2.19 इसके बीच का एक नंबर है तो उसके लेफ्ट का जो इंटीजर है इसका मतलब -3 इसका आंसर हो जाता है। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर हमको दिए जाने वाला क्वेश्चन fx इज इक्वल इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन इनवर्स एक्स है और क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि इसका रेंज क्या होगा। अब सबसे पहले हमको ये पता है कि जो अंदर के नंबर, जो भी पॉसिबल नंबर होंगे, हमें आंसर में केवल उसके इंटीजर्स को लिखना है। ये बात हम लोगों ने पहले लेक्चर से, या सॉरी दूसरे लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज हमेशा इन बिटवीन -π/2 से +π/2। और इसी बात को जब हम लोग न्यूमेरिक नंबर्स में चेंज कर देते हैं, संख्याओं में चेंज करते हैं, तब हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि माइनस का 1.57 से लेकर प्लस के 1.57 तक। तब ये क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके लेफ्ट का जो पहला इंटीजर है वो 1 है, 1 के बाद 0 है, 0 के बाद -1 है, लेकिन -1 के बाद ये -2 है। हम लोगों ने -2 तक इसको रफली लिख लिया। तो हमें पता है कि जब यहां पर जिस समय x की वैल्यू हम लोगों ने 1 डाली होगी, ऑब्वियस है उस समय ये रेंज मैक्सिमम यानी π/2 आई होगी, और π/2 को न्यूमेरिक में चेंज किया यानी 1.57। अकॉर्डिंग टू दिस 1.57 का इंटीजर 1 हो गया। फिर अब यहां के बीच के जितने भी मान आप रखिए उससे क्या फर्क पड़ता है, पर मुझे तो उसका इंटीग्रल पार्ट चाहिए। इसका मतलब उन सारे मानों का इंटीग्रल पार्ट उसके लेफ्ट हैंड पे आने वाला 0। देन इसके बीच अब सपोज करते कि यहां पर हम लोगों ने -1/2 रखा होता, तब इसका रिजल्ट माइनस का π/6 आता, और माइनस का π/6 इसका मतलब नंबर इनके बीच में होता, तो उसका
सारे नंबर जो यहाँ के बीच के होते तब उसका आंसर -1 होता। फिर इसके बाद जैसे ही हम इसकी वैल्यू सपोज करते हैं कि -1 डाल देते, तो अगर हम -1 जो कि इसका मिनिमम पॉइंट होता तो हमारा आंसर -π/2 होता, और -π/2 का मतलब मेरा आंसर होता माइनस का 1.57। माइनस के 1.57 पे भी हमें जो आंसर देना है इसके अकॉर्डिंग वो उसके लेफ्ट का इंटीजर देना है, और लेफ्ट का इंटीजर क्या हो गया -2। इसका मतलब हम कोई भी वैल्यू x की इसमें -1 से 1 के बीच में डालेंगे तो हमारे जो आंसर आएंगे वो हमेशा -90 से +90 यानी माइनस के 1.57 से प्लस के 1.57 के बीच में आएंगे। पर ये जो साइन है उसके बारे में उसने बताया है कि इंटीग्रल पार्ट का साइन है। इसका मतलब जो आंसर आएंगे उनमें हमें केवल इंटीजर्स में चेंज करके आंसर लिखने, तब उसके लेफ्ट हैंड के जो इंटीजर्स है वो ये होंगे, और अगर ये उसके इंटीजर्स होंगे तो क्वेश्चन ने कहा है रेंज बताइए, यानी सारे मानों पे मिलने वाले आंसर यही होंगे। दैट्स व्हाई ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन से ये स्टार्ट किया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स से। अब जैसे हम लोग इनवर्स के दूसरे टॉपिक पर आते हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि अगर हम इनवर्स कह रहे हैं इसका मतलब किसी फंक्शन को डायरेक्ट से उसको चेंज किया गया होगा। जैसे मान लीजिए cos थीटा = x है, तो हम जानते हैं कि थीटा की जो वैल्यू हो जाती है वो cos इनवर्स x हो जाती है। अब बात करते हैं कि cos इनवर्स x एक फंक्शन है, तो हमको जैसा कि यहां भी पता है कि क्या cos थीटा का मान बाउंडेड नहीं होता है। हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि जिस प्रकार से हमने यहां पढ़ा था, कोई भी आप एंगल डालें जो आरएचएस के x का मान निकल करके आएगा वो इन बिटवीन -1 से 1 के बीच में होता है। तो आपको पता है क्योंकि यहां भी वही बात आ जाती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो नहीं सकता। तो अंडरस्टूड है कि डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम 1 जाएगी या मिनिमम -1, तो सारे मान इनके बीच में हो जाते हैं। अब फिर दोबारा कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मैं cos इनवर्स 3 लिखता हूं तो ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको थीटा माना होता तो cos थीटा का मान 3 आ जाता, और मैं जानता हूं कि किसी भी थीटा पर कभी उसका cos लेने पर वैल्यू 3 नहीं आ सकती। तो दैट्स मीन ये बात हमें यहां से क्लियर हो जानी चाहिए कि वाइस वर्सा बनाते वक्त जो x यहां पर हमें परिणाम के रूप में मिलते थे, रेंज के रूप में मिलते थे, वही अब हमें डोमेन हो जाते हैं। इसका मतलब सबसे पहले यहां से आप जो बात मेरे से पूछ रहे थे वो हो जाती है कि डोमेन ऑफ cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का भी डोमेन -1 से 1 के बीच होता है। यानी अगर किसी क्वेश्चन पे ये कहा जाता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 1 - x², या ऐसा कुछ भी, तो हमको ये बात बार बार कही जा रही है कि हमको ये याद रखना है कि यहाँ की जो वैल्यू है वो हमेशा इन बिटवीन -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए। इसका मतलब जो मेरा सोल्यूशन आएगा उसमें मुझे पता है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरह का किया जा चुका है तो अननेसेसरी टाइम खर्च होगा। आप अगर लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में अगर देखें तो शायद ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है वो इन बिटवीन -1 से 1 के बीच होती है। अब आपको पता है कि एक बार आप इस सिस्टम से लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार इस सिस्टम से, फिर दोनों के जो इंटरसेक्शन होंगे वही हमारे आंसर हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन खुलता है वो क्वेश्चन क्या है कि जब आपसे ये कहा जाता है कि अगर कोई फंक्शन cos इनवर्स में है तो यहां पर x की जगह एक चेंज कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि उसकी डोमेन क्या है। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि डोमेन का मतलब क्या हुआ कि वो मान -1 से 1 के बीच में होने चाहिए, और उसके लिए मुझे x को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये भी मैं केवल लिखूंगा। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन होता थोड़ा सा चेंज, और यहां पर वो ये कहता कि फंक्शन cos इनवर्स ऑफ log x है, तो भी यार वही बातें आ जाती हैं। इसका मतलब यहां जब मैं इसको सॉल्व करता तो यहां भी मैं यही कहता कि जो log x की वैल्यू है वो हमेशा इन बिटवीन -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। तो फिर सॉल्व करना भी इजी हो जाता है कि अगर हम पूरे को log में कन्वर्ट करें तो ये क्या लिखा, और इजी कर लेते हैं यार इसको।
इसका मतलब अगर ये 1 लिखा है तो क्या मैं इसको log e जिसका बेस e हो कह सकता हूं? तो बिल्कुल इसी तरह से क्या इस बात को log e इनवर्स और जिसका बेस e हो, क्योंकि -1 पहले आ जाएगा और ये वैल्यूज 1 हो जाएगी। यानी अब पूरे सिस्टम से 2 बार करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों तरफ के आंसर लॉग में है और पूरा सिस्टम अगर लॉग में है तो इसका मतलब मुझे अलग अलग इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बार में सीधे दोनों तरफ से लॉग हटा सकता हूं। इसका मतलब x इन बिटवीन e इनवर्स यानी 1/e से लेकर e के बीच में आ जाता है। तो मेरा जो आंसर आता है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू 1/e से लेकर e तक हो जाता है। मैं दोबारा यहां पर रखकर दिखा देता हूं कि अगर e आपने रखा होता तो ये 1 हो जाता, cos इनवर्स 1 हो जाती, कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्टिंग होती है, बात करेंगे उसकी भी। इसी तरह से 1/e करते तो माइनस आ जाता, इसका माने माइनस होना था तो भी ये यूज है। यानी जो भी हमको यहाँ पर x रखने हैं वो हमेशा 1/e से लेकर e के बीच में रखते हैं। अब आगे जब हम cos इनवर्स x के ग्राफ की बात करते हैं तो हमें पहले cos थीटा का ग्राफ समझना होगा। और हम एक बार फिर से यहां से ध्यान देते हैं कि cos थीटा का ग्राफ आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 का मान 0, इसी तरह से -1 और ये फिर से 0। देन ऐसे ग्राफ पूरा कंसीडर होता है। अब जरा एक छोटी सी बात और देखिए, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ऐसी स्थिति में एक ग्राफ 1-1 है? नहीं। और जबकि किसी भी ग्राफ को जब हम इनवर्स में चेंज करते हैं तो पहले उस ग्राफ का 1-1 होना जरूरी होता है। इसका माने अगर 1-1 होना जरूरी होता है, मैं 2 बातें यहां पर और भी स्पष्ट कर दूं। आपको पता है कि यहां पर हम लोगों ने 0 रखा होगा, ये π/2 और ये 180 होगा। तो हम एक बात की ध्यान देते हैं कि जैसे ही हम 0 डिग्री से पीछे आते हैं हमारे ग्राफ में ये 1-1 नहीं रह जाता। इसका मतलब जहां ये 1-1 नहीं रह जाता हमने उसको कंसीडर नहीं किया ताकि उसको यूनिवर्सल एक आंसर ऐसा बनाया जाए जो सब जगह कॉमन हो। ऐसे ही जब हमने पाई के आगे देखा तो हमने देखा कि ये फिर से एक बार 1-1 नहीं रह जाता है। दैट्स वाई हम लोगों ने इसके बाद के भी मानों को हटा दिया। अब ये स्पष्ट है कि यानी अगर इसके बीच का हम cos थीटा केवल कंसीडर करें, केवल इतने की बात करें, तब इस स्थिति में जो डोमेन हम ले रहे हैं, मैं बात इसकी कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि मैं इस समय cos थीटा की बात कर रहा हूं, कि मैं अगर cos थीटा के हिसाब से देखता तो जो डोमेन है वो कहां से कहां तक है? cos थीटा की बात 0 से पाई तक, और जो रेंज हमको मिली है वो कहां से कहां तक है? इसका माने 1, ये वैल्यू 1 है और इसी तरह से ये वैल्यू -1। इसका माने रेंज -1 से 1 के बीच में। और अब जब इसको इन्वर्स कर दिया जाए तो हम लोग ये शुरू से जानते थे कि इन्वर्स में ये चीजें पलट जाती है। इसका माने जो रेंज है अब वो यहां पर डोमेन हो जाती है, जो हम लोगों ने पहले भी देख लिया कि -1 से 1 के बीच। इसका माने जो डोमेन है अब वो उस फंक्शन का रेंज हो जाएगी। तो cos इनवर्स x में इस तरह से में जो रेंज मिलती है वो 0 से 180 के बीच में मिलती है। मैं दोबारा इस बात को cos इनवर्स के पर्टिकुलरली ग्राफ की अगर बात करूं तो उसको ध्यान दिया जाए। आप इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, पर वो मैं करूंगा नहीं, वो आपको करना होगा। आप एक लाइन y = x खींच लीजिए और जैसा एक ग्राफ ये दिख रहा है इसकी मिरर इमेज छाप दीजिए, पलट दीजिए, तो आपको पता है कि जो ग्राफ दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। आपने मालूम है कि जो x यूज करना है वो कहां से कहां तक है? -1 से 1 के बीच में। आपको पता है कि जो 0 पर वैल्यू, जब आप 0 डाल रहे हो तब आपको वैल्यू कितनी मिलने वाली थी? π/2। -1 पर वो वैल्यू कितने मिलने वाली थी? पाई। यानी जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, और आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। इस ग्राफ को देखने के बाद हमारी जो बात समझ में आ जाती है वो आती है रेंज। इसका मतलब cos इनवर्स x की रेंज हमेशा 0 से 180 के बीच ली जाती है। क्या मतलब हुआ इस पूरी बात को कहने का? यहां प्लीज फिर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं किसी क्वेश्चन में cos इनवर्स का क्वेश्चन पाता हूं और ये देखता हूं कि उसका जो आंसर है वो 180 से ऊपर जा रहा है, यानी वो मेरा सोल्यूशन नहीं हो सकता। उन्हीं सोल्यूशंस को हमें केवल लेना है जो कि 0 से 180 के बीच में। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी और 3.14 से छोटी है
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाए नहीं पूछा जाए मैं नहीं जानता, लेकिन आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जब वो कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0। अब यहां पर यह आ जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स में हमने देखा कि कभी भी उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी हमें मालूम है कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो 0 से पाई के बीच में होगा और स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव होना ही होना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों जब 0 होंगे, ये भी 0 हो और ये भी 0, क्योंकि अगर आप कोई और वैल्यू डालते हैं तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देता है और प्लस का एक नंबर दूसरे प्लस के नंबर से जुड़ने पर 0 तो आ ही नहीं सकता। तो यानी पहले मैंने दोनों में देखा कि इसका कॉमन सोल्यूशन कब होगा, जब पहला पार्ट भी 0, यानी मैं कहता हूं कि अगर कॉस इनवर्स एक्स 0 है। लेकिन अब फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, अगर कॉस इनवर्स एक्स 0 है तो एक्स की वैल्यू कॉस 0 हो जाती है, यानी कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। और जबकि दूसरे वाले पार्ट में अगर मैंने एक्स को 1 डाल दिया तो फिर ये कभी 0 आ नहीं सकता। इसका मतलब क्या दोनों मान एक साथ एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स इसका कोई भी सोल्यूशन ऐसा नहीं होगा जो कि कॉमन है। या फिर से एक बार मैं छोटी सी कह दूं, एक बात कह दूं, केवल इस पर ये क्वेश्चन को बताने का कारण ये था कि कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो हमेशा इन बिटवीन होती है 0 से 180। अगर हम पाई को न्यूमेरिक चेंज करें तो ये 3.14 हो जाती है, इसका माने 0 से 3.14 के बीच में होती है, दैट्स मीन ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब अगर ये हमेशा पॉजिटिव है और स्क्वायर भी पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 कैसे आएगा, तो आ नहीं सकता। इसका माने अब एक विकल्प, सिर्फ एक ही विकल्प खुलता है, वो क्या है कि अगर ये सेपरेटली ये भी 0 हो और ये भी 0, ये 0 है मान लिया, इसका माने एक्स की वैल्यू 0 है। मैंने एक्स की वैल्यू अगर 0 यहां कंसीडर करी तो मुझे तो ये कहना है ना कि ये पूरा 0 होना चाहिए था, और अगर ये पूरा 0 है तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होगी। यानी क्या दोनों, उस x को मैं जब यहां डालूंगा तो 0 नहीं आएगा और इससे मिलने वाला x यहां डालूंगा तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब कोई x कभी ऐसा मुझे मिलेगा ही नहीं जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करता हो। इसका मतलब इसमें नो सोल्यूशन इसका आंसर होगा। और देखते हैं, जैसे कुछ छोटी छोटी बातें याद रखिए। कहीं किसी क्वेश्चन में cos इनवर्स π/2 लिखा है, हम जल्दबाजी में आ गए, हमने 0 लिख दिया, ये गलतियां हैं। आप जानते हो कि अगर ये π/2 है, इसका मतलब इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 1.57 लगभग हो जाती है, तो दैट्स मीन ये मान 1 से बड़ा है, और x का मान अगर 1 से बड़ा हो गया तो हम ये वैल्यूएबल नहीं है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। ऐसे ही मैंने एक जगह कहीं और देखा, cos इनवर्स e लिखा है। आपको अच्छे से पता है कि जो e का मान है वो इन बिटवीन 2 और 3 होता है। मुझे 2.7 अभी पूरे इसकी वैल्यू पर जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि यार ये जब मान 2 से बड़ा है तो अंडरस्टूड है कि ये यहाँ पर ये भी इसको सूट नहीं कर सकता। यानी ऐसे कोई भी, अब सीधे से समझ लीजिए कि अगर cos इनवर्स के रूप में कोई क्वेश्चन है तब यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वो वैल्यू ऑलवेज इन बिटवीन -1 से 1 के बीच में होगी, तभी वो सॉल्व होगा। दूसरा पॉइंट, अगर वो cos इनवर्स x है और उस पूरे की रेंज यानी उस पूरे का मान क्या निकलता है तो वो 0 से 180 के बीच में होगी। अभी इस पर और बात करेंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे कहता है इवेल्युएट कॉट ऑफ हाफ cos इनवर्स 3/5, तो हम केवल ये देख रहे हैं कि ये 3/5, इसका माने हाँ 1 से कम है, यानी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया होगा और ये मैंने बताया होगा कि हमेशा इनर मोस्ट यानी सबसे पहले जो हमें इनवर्स मिलता है, हम ऐसे क्वेश्चन में उसे कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे हमने cos इनवर्स 3/5 को थीटा लेट कर लिया, दैट मीन्स cos थीटा की वैल्यू 3/5 आती है। अब यार ये ध्यान दिया जाए कि क्वेश्चन में मेरे से सॉल्व करने के लिए आपने कहा था हाफ cos इनवर्स 3/5 का कॉट, और ये थीटा आप मान चुके हैं, इसका माने ये जो सिस्टम है ये लिखा हुआ है cot θ/2। अब ये cot θ/2 की मुझे वैल्यू लानी है, जबकि मेरे को जो मालूम है वो है cos थीटा, तो मैं cos थीटा का यूज कैसे करूं। अब अगर cot है तो आपको पता है कि ऊपर cos और नीचे साइन होना चाहिए। दैट मीन्स एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा कि 1 + cos θ अपॉन 1 - cos θ क्या होगा। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 2 मिनट के लिए इसको कर लेते हैं।
क्या हम cos थीटा में हाफ एंगल फार्मूला लगा सकते हैं? तब ये जो हाफ एंगल फार्मूला है वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और इसी तरह से यहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। कैलकुलेशन में टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे समझ लेते हैं। 1 से 1 कैंसिल हो गया, और जब हम ये ब्रैकेट खोल देते हैं तो -1 होने के कारण ये कैंसिल हो गया और ये प्लस हो गया। अगली स्टेप जो आप करेंगे इसके बाद उससे 2 से 2 कट जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका माने कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू एक डायरेक्ट फार्मूले की तरह भी याद रखना चाहे तो हो जाती है √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब एकदम आखिरी लाइन कि हमें इसी का तो मान चाहिए यार, और अगर हमें इसका मान चाहिए तो मैंने इसको इक्वेशन 1 कह दिया और इक्वेशन 1 में ये वैल्यू डाल दी इन इक्वेशन 1। तो जो LHS है वो तो वही है RHS में। यार कॉस थीटा का मान क्या है? 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/5। अब यार ये कैलकुलेट कर लो तो रूट के अंदर बन जाता है कितना? 5 और 3 8, 8/5, और यहां क्या बन जाता है? 1 माइनस 3/5। 5 तो कैंसिल हो, 5 माइनस 3 तो 5 माइनस 3 का मतलब यहाँ 2 रह जाता है। 8/2 का मतलब 4, और 4 से बाहर आ जाता है 2। एक बार मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं गलतियां हो जाती हो तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, यानी हमें कॉस इनवर्स या जो भी इनवर्स है तो उसमें जो सबसे पहले हमें इनवर्स मिले उसको कुछ मान लेना चाहिए, मानने के बाद उसकी वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। अब ऐसे फार्मूले देखने चाहिए जिसमें उस मिली हुई वैल्यू का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब ये इस्तेमाल कर लेंगे तो फार्मूले पर रिजल्ट रख देते हैं और दैट्स ऑल, हमें आंसर मिल जाता है। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा, हो सकता है जल्दबाजी में कहीं गलती हो गई हो तो इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा कि क्या ये यही है। अब अगले क्वेश्चन, अब जरा इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज पर बात कर लें। ये हम जान चुके हैं कि इसका मतलब जो वैल्यूज आएंगी कॉस इनवर्स x का अगर क्वेश्चन होगा तो वैल्यू 0 से पाई के बीच में। अच्छा, इसका मतलब अगर हम बाय द वे कोई दो फंक्शन ले लें, एक कॉस इनवर्स x1 है और एक कॉस इनवर्स x2 है, तो भी ये तो 100% सभी क्वेश्चन यानी हर जगह ही वही बात है कि 0 से 180 के बीच में आएगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कॉस इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x2, जब इधर यार ऐड करते हैं तो इस पे 0 पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन यहां पर जो हमें वैल्यू मिल जाती है वो पाई प्लस पाई 2 पाई हो जाती है। अब फिर से वापस, इसका माने फंक्शन कितने हैं? 2, तो हमें 2 पाई मिला। और हम ये बात फिर कह रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में मुझे ये दिया जाता है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y कोई दो फंक्शन है और उनका सम 360 डिग्री है, तो यार ये तो ऑब्वियस हो गया ना कि दोनों ही मैक्सिमम होंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि ये वैल्यू पाई से कम है, 170 भी मान लेते हैं, तो आपको पता है 360 होने के लिए इसको 190 होना होगा, और जो बात पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ही यानी जितने इनवर्स क्वेश्चन में है वो हमेशा खुद मैक्सिमम है। अगर ये मैक्सिमम है, इसका माने कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी, या वापस यहां क्वेश्चन पर अपने आते हैं, कॉस इनवर्स x1 की वैल्यू वो भी पाई होगी और कॉस इनवर्स x2 उसकी वैल्यू भी पाई होगी। कॉस इनवर्स उधर ले जाते हैं तो कॉस 180 का मान -1 हो जाता है। इसका मतलब तब ऐसी स्थिति में x1 हो या x2 हो, वो सारे ही मान -1 हो जाते हैं। इस पूरी बात का मतलब क्या निकलता है कि यहां से एक प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी इसका पहला पार्ट है, एक बार फिर से आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। जितने टर्म है अगर उतना ही उसका मैक्सिमम लिखा हो, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखता है कि कॉस इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x2 से लेकर कॉस इनवर्स xn तक जोड़ा गया है, और इन सब का जो सम है वो n पाई है, जहां n एक नेचुरल नंबर है। तब ऐसी स्थिति में ये सब अलग अलग, यानी चाहे कॉस इनवर्स x1 हो या कॉस इनवर्स x2 हो या कॉस इनवर्स x3 हो और या फिर कॉस इनवर्स
एक्स एन हो, ये सब इंडिविजुअली मैक्सिमम यानी पाई होंगे, 180 होंगे। और अगर ऐसा होगा तो जो x1 है, x2 है से लेकर xn तक सारी वैल्यूज -1 होंगी। ये इसमें हमें इसका पहला पार्ट मिलता है। अब इसी तरह से इस पर जरा दूसरे पार्ट पर ध्यान दिया जाए। हम लोग ये जानते हैं कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जो इसकी वैल्यू है वो इन बिटवीन 0 से 2 पाई के बीच आई थी जब हमने दो इनवर्स फंक्शन को ऐड किया। इसका मतलब जो मिनिमम है वो 0 है। तो हम इसके सेकंड पार्ट पर बात करते हैं कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये दिया है कि cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 दोनों का सम 0 है। तो फिर वही बात आती है। इसका मतलब अगर मैं इसको एक, यहां पर बहुत स्पष्ट है कि दोनों का ही सम 0 है, तो इसका मतलब कोई एक बड़ा कोई दूसरा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू आनी ही नहीं। तो ये बात पॉसिबल कब हुई? इसका मतलब जब ये अलग मिनिमम मीन्स 0 हो और ये अलग मिनिमम मीन्स 0 हो। अब आ जाती है बात की रेंज मिनिमम cos इनवर्स x1 की हो या cos इनवर्स x2 की हो, वो सारी ही सारी 0 हो। cos इनवर्स उधर ले गए, cos 0 बन गया और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसका माने x1 हो या x2 हो, दोनों की ही मान 1 हो जाते हैं। तो इससे इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि अगर किसी क्वेश्चन में cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 से लेकर cos इनवर्स xn तक के सारे टर्म को जोड़ने के बाद भी उनका सम 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सेपरेटली अलग अलग 0 हो, या दूसरे शब्दों में जब x1, x2, x3 से लेकर xn तक के सारे मान अलग अलग 1 हो। बहुत कोई इतना टफ नहीं है, आसानी से इसको जल्दी से एक बार समरी के रूप में देख लिया जाए। और वो समरी क्या है कि हम ये जानते हैं कि अगर वो क्वेश्चन cos इनवर्स में है तो उसकी रेंज 0 से 180 होगी। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा टर्म लेते हैं और उन्हें ऐड करते हैं तो इसका मतलब जैसे 2 टर्म में था तो हमने देखा 0 से 2 पाई के बीच में। इसका मतलब 2 पाई अगर उसका मैक्सिमम किसी क्वेश्चन में दिया जा रहा है तो अंडरस्टूड है कि दोनों टर्म अलग अलग पाई होंगे। और इसी तरह से अगर उनका सम 0 दिया जा रहा है तो दोनों ही टर्म अलग अलग 0 होंगे। बस ये एक सिंपल सी बात है, इस पर ये दो प्रॉपर्टीज बन जाती हैं कि अगर cos इनवर्स x1 से लेकर cos इनवर्स xn तक, जहां n एक नेचुरल नंबर है, को जोड़ा जाए और उनका सम गिवन हो कि वह n पाई है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x1, x2, x3 सभी -1 होंगे। इसी तरह से अगर उनका सम 0 दिया जाता है तो ये तभी पॉसिबल है जब वो सब अलग अलग इंडिविजुअली 1 होंगे। एक क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर देखते हैं। एक और क्वेश्चन है। अब जैसे किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि cos इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स z का होल स्क्वायर, और ये दिया है 3 पाई स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए अब वही बात फिर आ जाती है कि आपको पता है कि कोई भी अगर cos इनवर्स का क्वेश्चन है तो उसकी रेंज 0 से 180 के बीच में होगी। इसका दूसरा मतलब यह आता है कि अगर किसी क्वेश्चन में cos इनवर्स x का होल स्क्वायर कर दिया जाए और वो आपसे कह दिया जाए कि वो पाई स्क्वायर है, तो दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब वो मैक्सिमम हो और मैक्सिमम का स्क्वायर किया गया हो। अब अगर मैक्सिमम का स्क्वायर किया गया होगा तो इसका माने cos इनवर्स x क्या क्या होगा, यानी cos इनवर्स x तब रहा होगा या तो प्लस पाई या माइनस पाई। यहां से दो रिजल्ट हमें मिल जा रहे थे, एक कि cos इनवर्स x जो है वो प्लस पाई है, और दूसरा कि हो सकता है मे बी cos इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि cos इनवर्स के क्वेश्चन में कभी कोई रिजल्ट नेगेटिव तो होता ही नहीं, और अगर नेगेटिव नहीं होता तो इसका मतलब इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर डिस्कार्ड कर देते हैं तो बची एक वैल्यू, और उस एक वैल्यू के अकॉर्डिंग cos इनवर्स उधर जाए तो cos पाई यानी जो x की वैल्यू आ जाती है वो कितनी हो जाती है, -1, और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए प्लीज, आपके पास cos इनवर्स x का स्क्वायर है, cos इनवर्स y का स्क्वायर है, cos इनवर्स z का स्क्वायर है, लेकिन RHS जो है वो 3 पाई स्क्वायर है। इसका मतलब ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता। और अगर इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता तो जितने टर्म मुझे स्क्वायर में मिले हैं उतनी ही संख्या अगर यहाँ है, नेचुरल नंबर यहाँ है, तो अंडरस्टूड है कि इसका माने जो ईच टर्म है वो मैक्सिमम होता है। इसका माने ईच टर्म पाई स्क्वायर के बराबर होगा।
और अगर हर टर्म पाई स्क्वायर के बराबर होगा तो हर एक का माइनस को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो चाहे एक्स की हो, चाहे वाई की हो और चाहे जेड की हो, वो -1 होगी। तो दैट मीन्स क्वेश्चन मेरे से कह रहा था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताओ, तो वो आंसर हो जाता है -3। मुझे लगता है कि इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी साइन इनवर्स के दौरान भी क्वेश्चन किए थे, तो इस पर और क्या बात की जाए। और क्वेश्चन जितने भी बनेंगे बस आपको दो बातें याद रखनी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल, अगर 0 है तो हर कॉस इनवर्स का पार्ट सेपरेटली 0 होगा और कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी एक्स भी 1 होगा, वाई भी 1 होगा और जेड भी 1 होगा। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड 3 टर्म है, अगर उसका सम 3 पाई है, अंडरस्टूड है कि इसका मान सब सेपरेटली अलग अलग पाई होंगे और वो माइनस एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान -1 हो जाता है। ये बातें स्क्वायर में भी एज इट इज काम करती हैं, कोई क्वेश्चन बहुत टफ में नहीं कन्वर्ट होता। हाँ, लेकिन अब एक बात हो सकता है यहाँ 0 होता तो हम यही क्वेश्चन सेम कर लेते, तब तो और सरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में अलग अलग 0 होना तो मस्ट है ना, और अगर ये 0 होता तो इसका कॉस इनवर्स एक्स 0 होता, 2 का चक्कर ही नहीं रहता, सीधे सीधे वैल्यू 1 हो जाती, एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता, आसानी से सॉल्व हो जाता। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब जरा एक और बात ध्यान दीजिए, हमें पता है कि कभी भी कॉस इनवर्स एक्स के रिजल्ट ऐसे नहीं एक्सेप्ट करने हैं जो कि 0 से 180 के बीच ना हो, यानी 0 से नीचे हो तो भी नहीं लिए जाएंगे और अगर 180 के ऊपर है तो भी नहीं लिए जाएंगे। या एक बात ध्यान दी जाए कि अगर किसी फंक्शन में मैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कहता हूं, जिसपे एक्स जो है वो इन बिटवीन -1 से 1 है, तो हम इस बात को डायरेक्टली एक्स लिख सकते हैं। ये बातें हम लोगों ने साइन में भी समझी थी, यहां दोबारा समझा दे रहा हूं केवल एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि पहले एग्जांपल में मैं ये करता हूं कि एक वैल्यू डाल देता हूं 1/2। अब हमें पता है कि 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री। इसका माने ये 60 डिग्री लिखा है और cos π/3 का मान, cos 60 का मान अगेन फिर लिख देंगे तो 1/2 हो जाएगा, जो x जैसे था वैसे आ गया। सेकंड केस बन जाता है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर कोई एक वैल्यू डालता हूं, अभी मैं डायरेक्टली करूंगा, बाद में इसका एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, -1/2। तो मैं पता है कि -1/2 कॉस में cos 120 डिग्री की वैल्यू और 120 इसके बीच में, इसका माने मैं इनवर्स के रेंज के रूप में उसको लिख सकता हूं। ये बात आप याद है कि जो कॉस इनवर्स के बीच का मान है वो 0 से 180 के बीच ही लिखना होगा, तो लिख दिया मैंने 120 और 120 की वैल्यू फिर -1/2 होती है। और अगर ये -1/2 है तो क्या ये x जो यहां लिखा था वही मैंने डायरेक्टली नहीं लिख दिया। यानी इस बात को दोबारा समझ लीजिए, अगर cos बाहर है यानी cos ऑफ cos इनवर्स x, तब x की वैल्यू बाउंडेड होगी -1 से 1 के बीच में, यानी यहां पर डाले जाने वाला x 1 से बड़ा या -1 से छोटा नहीं होगा। और इस स्थिति में इसको सॉल्व करने पर डायरेक्टली जो x लिखा है वही उसका आंसर हो जाता है। इसका मतलब हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाते। एक क्वेश्चन इस पर ऐसे करके देखते हैं कि क्या ये हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में कहता है सॉल्व द इक्वेशन cos ऑफ cos इनवर्स x प्लस 2x इज इक्वल 5। कोई बात नहीं, हम cos ऑफ cos इनवर्स x, अब हमें केवल पूरे क्वेश्चन को नहीं देखना है, मुझे केवल पहले cos ऑफ cos इनवर्स x को देखना है। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि cos ऑफ cos इनवर्स x को मैं डायरेक्टली x लिख सकता हूं, लेकिन उसके साथ ये भी लिखेंगे कि तभी ऐसा करूंगा जब ये मेरा निकला हुआ मान x का -1 से 1 के बीच हो। अगर वो -1 से 1 के बीच नहीं निकलता है तो मेरा आंसर गलत होगा। जैसे मैंने इसको x लिखा, ये x प्लस 2x इज इक्वल 5 हो गया, इसका माने 3x इज इक्वल 5 हो गया, तो x कितना हो गया 5/3। इसका मतलब वो x यहां भी आप 5/3 डाल रहे हैं ना, और क्या यहां पर उसको आप 5/3 डाल सकते हैं? और अगर आप उसको 5/3 1 से बड़ा हो गया नहीं डाल सकते तो ये आंसर दिखने के बाद भी ये आंसर नहीं है। तो याद रखिए इसको हमें नहीं शामिल करना है, यानी हम इसको आंसर के रूप में नहीं लेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इसके डिस्कार्ड करने का कारण क्या है? क्योंकि 5/3 इज नॉट इन बिटवीन -1 से 1 के बीच में। तो पहले ये बात समझिए कि कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर उसकी बेसिक शर्तें अगर आप अवॉइड करते हो
तो आप कंपटीशन के क्वेश्चन से धोखा खा जाएंगे। आई होप मुझे इस पर शायद और बात नहीं करनी चाहिए। हम इस बात को बहुत जल्दी कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है उसको डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं, पर पहली शर्त वो एक्स हमेशा इन बिटवीन -1 से 1 के बीच होना चाहिए। लेकिन अब अगर कॉस इनवर्स बाहर है यानी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, तो क्या यहां इसको एक्स लिखा जा सकता है? ये क्वेश्चन है, ऐसा हम लोगों ने साइन में भी किया था, इसलिए इसको समझना चाहिए कि क्या ये लिखा जाना चाहिए, यानी क्या इनको सॉल्व करके जो यहां का एक्स है वो डायरेक्टली यहां रखा जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब कॉस इनवर्स बाहर है, इसका माने जो राइट हैंड साइड आएगा वो रेंज के अकॉर्डिंगली आंसर सूट करेगा। अगर वो वैल्यू रेंज के बाहर है तो आंसर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, अभी मैं कारण भी सब समझाऊंगा लेकिन पहले कुछ यहां लिख रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में केवल ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिगाड़ भी देंगे, बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे भी। जैसे अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5π/4 लिखा है तो इसका मतलब क्या मुझे इसको 5π/4 लिख देना चाहिए? नहीं लिख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो लिखी है वो पाई से बड़ी है, और अगर पाई से बड़ी हो गई तो कॉस इनवर्स का कोई भी वो रेंज, वो मान एक्सेप्ट नहीं हो सकता जो कि 180 से बड़ा है। इसका माने ये बात पॉसिबल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है यानी कॉस इनवर्स बाहर है, तब उसको डायरेक्टली काट करके जो यहां एक्स लिखा है वो आंसर नहीं कहा जा सकता। तो हमें क्या बातें ध्यान रखनी है उस पर फोकस करते हैं। जैसे केस फर्स्ट, और ये केस फर्स्ट क्या है कि हम जानते हैं कि कॉस, जब हम यहां इसको कॉस इनवर्स के लिए पढ़ रहे थे तो हमें पता है कि जो रेंज है वो 0 से 180 के बीच में होनी चाहिए। इसका माने अगर x यहां रखे जाने वाला x हम 0 से 180 के बीच में रखते हैं तो क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए मैं लिखता हूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 120 डिग्री, 0 से बड़ा और 120 से छोटा, 180 से छोटा, सॉरी। अब मुझे कॉस 120 की वैल्यू पता है, वो -1/2। इसका मतलब जब मैं कॉस इनवर्स के द्वारा सॉल्व करूंगा तो फिर से 1/2 हो जाएगा। अभी इसका एक फॉर्मूला भी करेंगे, मैं फिर बताऊंगा तब थोड़ी देर बाद। तो जो यहां पर x लिखा था वो डायरेक्टली याद है। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू लिखी है वो रेंज, इसके रेंज के अंदर है, तो कट करके वो डायरेक्ट x हो सकता है। दैट मीन्स अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में यहां लिखे जाने वाला x 0 से 180 के बीच में, तो हम इसको डायरेक्ट x लिख सकते हैं। जैसे किसी एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ई, तो फिर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या मैं इसको ई लिख सकता हूं? मैं कह रहा हूं अगर लिख सकता हूं तो क्यों, उसको समझा जाए। हम लोगों ने यहां पर यह पढ़ा कि जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है। इसका माने ये 0 रहा और ये पाई, लेकिन अब पाई को न्यूमेरिक सोचिए, तो पाई न्यूमेरिक हो गया 3.14 लगभग। दैट मीन्स मेरे न्यूमेरिक मान अगर इनके बीच में है तो मैं उसको डायरेक्ट एक्स लिख सकता हूं। और हमने ये अभी पढ़ा था कि जो ई है वो 2 से 3 के बीच में, इसका 3 से बड़ा तो 2.7 समथिंग होता है, इसलिए 3 से बड़ा तो होना ही नहीं ना उसको। तो जो भी ई का मान होगा वो इसके बीच में यानी इनके बीच में अगर है तो हम इसको डायरेक्टली ई लिख सकते हैं। ये बात प्लीज ध्यान रखिए। न्यूमेरिक वाले मान हमको क्वेश्चन को काफी सरल करते हो, जो आपको कंपटीशन मिलेगा वहां यहाँ डिग्री नहीं लिखा होगा। मैंने जैसा पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोगों को एक ये मेथड बताया था हमारे सर ने, लेकिन उसका जब मैं प्रैक्टिस करने लगा तो मुझे सामने ऐसे क्वेश्चन आए कि 110 डिग्री लिखा है, 70 डिग्री लिखा है, जिनके मैं मान ही नहीं मालूम है। तब हम लोगों ने इस न्यूमेरिक वैल्यूज के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व किया तो और ज्यादा वो सरल बनने लगे। तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी एक्स का मान जब वो न्यूमेरिक लिखा हो, केवल ये देख लें कि वो क्या 0 से 3.14 के अंदर है। अगर वो 0 से 3.14 के अंदर है तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 1 लिखा होता 1 लिख देते, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 लिखा होता यहाँ 2 लिख देते, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 लिखा होता तो यहाँ 3 लिख देते, लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 लिखा होता तो 4 नहीं लिखते। अब इसी पे हम दूसरे एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं। अगर एक्स की वैल्यू पाई से बड़ी, अच्छा इनके बीच का डिफरेंस क्या था 180, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे भी ये बात पढ़ी थी
कि वो डिफरेंस ग्राफ के हिसाब से उतना ही आप बढ़ाते जाइए। इसका ने पाई में जब आप 180 जोड़ देंगे तो ये 2 पाई हो जाता है। तो यानी अगला इस तब आता है जब किसी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के क्वेश्चन में जो एक्स है वो 180 से बड़ा लेकिन 2 पाई से छोटा हो। इसके लिए भी एक एग्जांपल करते हैं, बाद में सीधे भी रटेंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी क्वेश्चन में ऐसा टर्म लेता हूं जो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 240 है, तो क्या इसको 240 लिखना चाहिए? नहीं, अभी आपने पहले भी बताया कि नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये 180 से बड़ा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं लिखी जा सकती। तो हमारे पास रास्ता क्या है? मैंने आपको बताया था कि मैंने जिनसे पढ़ा था उन सर ने हम लोगों को एक मेथड बताया था। उनका एक काम किया करो कि ऐसे क्वेश्चन में आप सीधे वैल्यू डाल दीजिए और चेंज कर लीजिए। लेकिन फिर मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर 240 की जगह 230 होता तो क्या हमें 230 डिग्री की वैल्यू रटी है? 230 डिग्री की जगह अगर बाई दी वहां पर कोई संख्या होती तो वो नहीं रटी। इसका माने मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो कि हमेशा कुछ भी हो हम उस सिस्टम को रख दें और हमारा आंसर आ जाए। जैसे पहले मैं सर की बात कर रहा हूं जो मैंने पढ़ा। सर के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि 240 का मान डाल दो। हम जानते हैं कि कॉस 240 का मान 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट यानी माइनस का होना है, और माइनस का 1/2 120 डिग्री की वैल्यू होती है। अब 120 डिग्री इस रेंज के अंदर है यानी आंसर एक्सेप्टेबल है। तो ये करा जा सकता है अगर ऐसे क्वेश्चन में यहां पर दिए जाने वाले एंगल वो हो जिनके मान हमें रटे होते हैं, जैसे 300 हो, इस तरह को, तो आप यही करिए। लेकिन अगर ये ना रटे हो, ऐसे दे 230 दे दिया जाए, तब तो ये आप नहीं कर सकते ना, आपको लगेगा ये कैसे चेंज किया जाए। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, इसमें फार्मूला बनाइए। ऐसा फार्मूला बनाइए कि जिसमें 240 दिखे। तो ये बताओ यहां जब 120 बचा है, क्या मैं इसको 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री लिख दूं तो क्या एक फार्मूले की शक्ल बन जाएगी? 240 सीधे उठा के इसमें रख दूंगा, आंसर हो जाएगा। इसका माने अब मैं इसको डायरेक्ट फार्मूला बनाता हूं कि अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है तो हम उसको 2 पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, अगर मैंने इसी क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे इसको चेंज कर रहा हूं और उसको करता हूं, जैसे अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन कहा था कि मेरे पास था कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाई 4, तो हमने ये देखा कि ये डायरेक्ट 5 पाई बाई 4 नहीं लिखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो यहां दिया हुआ है ये पाई से बड़ा है। लेकिन ये भी सही है कि यहां 8 नहीं लिखा है, इसका माने ये 2 पाई से छोटा है। तो अगर पाई से बड़ा लेकिन 2 पाई से छोटा है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे ना, और ये फार्मूला डायरेक्ट क्या होगा? 2 पाई माइनस एक्स की जगह 5 पाई बाई 4, या इसको कैलकुलेट करो तो यार ये 4 दूनी 8, 8 में 5 जाने का मतलब ये हो जाता है 3 पाई बाई 4, और ये जो 3 पाई बाई 4 है ये रेंज के अंदर, इसका माने यस, ये हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में अब यहां पर मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जब मैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 लिखता हूं तो मुझे इजीली केवल ये देखना है कि जो मेरी वैल्यू है वो किसके किसके बीच में है। वो 3.14 से बड़ी और 6.28 से छोटी है क्या? अगर मेरा ये मान एक नंबर लाइन बनाई, उस नंबर लाइन पे 3.14, याद रखिए ये अंदाज के होते हैं, आगे भी और होती है लेकिन लिखी नहीं जाती, इतने से ही समझ में आ जाता है, और 6.28 यानी 2 पाई। तो अगर वो नंबर उसके बीच में लाई कर रहा है तो मेरा आंसर सीधे सीधे हो जाता है 2 पाई माइनस एक्स, और एक्स की जगह जो लिखा है वही मेरा आंसर है, यानी इट इज 2 पाई माइनस 4। अभी ग्राफिकली भी इसको समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं, आसान हो जाता है, रट जाता है। 2 पाई माइनस एक्स हो गया, बाद में रटेंगे इसको पूरा। फिर आ जाते हैं हम एक तीसरे केस पर। जरा इसको बोल्ड साफ करना पड़ेगा, 1 मिनट लिए। तो इसी को और आगे डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि अगर ये एक्स 2 पाई से बड़ा और 3 पाई से छोटा हो तब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को x माइनस 2 पाई लिखा जा सकता है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल लिखिए। देखिए मेन बात आपको ये याद रखनी कि जो राइट हैंड साइड पे रिजल्ट आना है वो इस रेंज के अंदर हो, यही आपकी पहचान होगी कि आपका आंसर सही है। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 400 डिग्री लिखता हूं, तो मैं इस फॉर्मूले में x कितना है? 400।
माइनस 2 पाई यानी 360 डिग्री। और ऐसी स्थिति में जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 40 डिग्री। अब आप बताइए कि 40 डिग्री इसके बीच में है या नहीं है। अगर है तो मेरा आंसर सही है, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। बहुत ही आसान है, इतना टफ नहीं है। और अगर इसको नंबर में देख लें तो 2 पाई यानी इस बात को फिर देखिए, न्यूमेरिक के हिसाब से 2 पाई यानी अप्रोक्सीमेटली 6.28 और 3 पाई का मतलब 9 पॉइंट अप्रोक्सी का मतलब 42। तो हर वो न्यूमेरिक नंबर जो इसके बीच में, उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा। यानी जैसे अगर मैं आपसे किसी क्वेश्चन में कहता कि मुझे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 चाहिए, तो मुझे सोचने नहीं 8 मेरा 3 पाई सॉरी 2 पाई और 3 पाई के बीच में, इसका माने मेरा आंसर होगा x कितना है 8 माइनस 2 पाई, मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये सब रट जाता है, इतना कठिन नहीं रहता। एक और कर रहा हूं और इसके बाद डायरेक्टली जैसे अब अगर x की वैल्यू 3 पाई से बड़ी लेकिन 4 पाई से छोटी हो, क्योंकि पाई का इंटरवल जरूरी है, तब ऐसी स्थिति में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का मान 4 पाई माइनस x हो जाता है। आप जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा, कोई इतना टिक्कल नहीं है। मेरे लिए क्या चीज जरूरी है, एक एग्जाम्पल जरूरी है और उसके बाद मैं इसको कैसे याद रखूं वो जरूरी है। जैसे मैंने कोई ऐसा नंबर लिया जो कि 3 पाई से बड़ा हो और 4 पाई से छोटा हो। जैसे कोई भी एक नंबर आप देखिए 3 पाई से बड़ा, क्या नंबर होना चाहिए? 660 लिख लेते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर ये 4 पाई यहां पर मैं वैल्यू डाल दूं तो 4 पाई का मतलब हो गया 720 डिग्री, जबकि x का 660 डिग्री। आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आया? 60 डिग्री, और 60 डिग्री रेंज के अंदर है, इसका मान एक्सेप्टेबल है। दैट्स ऑल। अब एक छोटी सी बात यहां ये याद रखिए जो आपको याद रखने वाली है, बाकी भी ग्राफ भी बना रहा हूं, पर पहले अगर वो x की वैल्यू उसकी रेंज के डायरेक्ट अंदर लिखी है तो सीधे x हो गया, लेकिन अगर वो वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है तो 2 पाई माइनस एक्स, फिर ये पलट दीजिए। यानी पाई से 2 पाई की जगह अगर वो 2 पाई से 3 पाई यहां से शुरू होती है 3 पाई तक है, तो यहां जो 2 पाई माइनस एक्स था वो x माइनस 2 पाई, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। इसका माने अगर वो 3 पाई से 4 पाई के बीच में, तो यही वाला, बस यार 2 की जगह 4 और 4 पाई से 5 पाई के बीच में, तो x माइनस 4 पाई हो जाएगी। फिर इसके बाद इसी तरह से 6 पाई माइनस एक्स, फिर x माइनस 6 पाई। तो इवन नंबर के अकॉर्डिंगली हम इसको याद रख सकते हैं। दूसरी बात, न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम लोग अब नंबर लाइन से सीख चुके हैं और उसके हम ये मान रख देते हैं। अब इस पर इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक मिनट में वो कंसीडर करते हैं। अब जैसे मेरे से पहले पार्ट में आप कहते हो कि मुझे चाहिए ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो हमको पता है कि ऐसी स्थिति में जो x है वो इन बिटवीन -1 से 1 होगा, और ऐसी स्थिति में हम इसको काट के डायरेक्टली x लिख सकते हैं। इसका माने जो इसका ग्राफ कंसीडर होगा वो केवल -1 से 1 के बीच कंसीडर होगा। जैसे -1 और 1, फिर हम देखते हैं कि जो रिजल्ट y के आ रहे हैं वो भी -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब यहां से वो ग्राफ शुरू होगा और डॉटेड बस यहां तक जाएगा, ना इसके आगे होगा ना इसके पहले होगा। तो ये प्लीज याद रखिए कि ये ग्राफ हो गया। लेकिन अब इसी का सेकंड पार्ट, अगर आपसे ये कहा जाता है कि ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स बाहर है और कॉस एक्स है, तो सबसे पहले ये कॉस एक्स है। इसका मतलब अगर मैं इसके डोमेन की बात करता तो एक्स ऑल रियल नंबर होते। अब अगर x ऑल रियल नंबर होते तो ग्राफ भी पूरा -∞ से +∞ तक बनाया जा सकता है। अब अगर ग्राफ पूरा बनाया जा सकता है तो बनना कैसे चाहिए, इसको कंसीडर करते हैं। हमने इसके पार्ट कर दिए थे, जहां इसके पार्ट्स में पहला पार्ट था कि अगर x 0 से पाई के बीच में हो तो वो खुद x होता था, यानी तब ऐसी स्थिति में इसका मान x हो जाएगा। x का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 10 रखोगे तो 10 आएगा, 20 रखोगे तो 20 आएगा। तो x आपने रखा कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। तो आपके जो मान मिले वो भी आपको कहां से कहां तक मिले, 0 से
पाई तक। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 5 रखा तो 5, 10 रखा तो 10, 20 तो 20 एंड इसी तरह से पाई तो पाई। तो आपका ये जो पहला पार्ट आपको मिला, ये एक स्ट्रेट लाइन सीधे सीधे y बराबर x मिल गई। लेकिन जब आपने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा और उस सेकंड पार्ट में अब आप x को पाई से ऊपर पर 2 पाई तक ले जा रहे थे, तब आपने इसके आंसर क्या पाए थे? याद करिए जरा, शायद 2 पाई माइनस एक्स थे। 2 पाई से छोटे ही होने चाहिए ना, तभी तो हो सकता है। 2 पाई माइनस एक्स थे, कोई बात नहीं। अब x को कहां से बढ़ा रहे हैं? पाई से आगे। कहां तक? 2 पाई तक। अगर हम 2 पाई तक ग्राफ को ले जा रहे हैं, पाई से 2 पाई तक, तो अब हमारे पास x नेगेटिव है, इसका माने स्लोप -1 हो गई, और स्लोप अगर -1 हो गई, उसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव 2 पाई है, तो ये पाई था, ये पाई था, तो इतना ही पाई और बढ़ा दीजिए, यानी एक लाइन 2 पाई से आती हुई आएगी इस तरह से। ये क्या है? ये हो गया 2 पाई माइनस एक्स। कहां से कहां तक? पाई से 2 पाई। और बढ़ा लीजिए, ग्राफ को अब ले जाइए 3 पाई तक। आपने पढ़ा 3 पाई में जब आप आते थे तब आपका आंसर ये पलट जाता था, यानी हो जाता था x माइनस 2 पाई। और वो बहुत सिंपल है, यहां से देख रहे हैं कि आपको x 2 पाई से बड़ा दिख रहा है ना, और 3 पाई तक तो जाएंगे तो रेंज के अंदर तो आना ही है। लेकिन मेरे लिए बेनिफिशियल क्या हुआ कि अब जो x है उसका कोफिशिएंट 1 है, यानी स्लोप 1 है, इसका माने एंगल 45 डिग्री, तो लाइन ऐसे आएगी। इंटरसेप्ट क्या है? माइनस का 2 पाई नीचे, तो जो 2 पाई ऊपर था उतना ही 2 पाई नीचे से एक लाइन आती हुई यहां से काटते हुए, अगर ये 2 पाई है इमेजिन कीजिए, तो एक लाइन ऐसे आई 2 पाई, तो ये भी 2 पाई है, और ऐसे वो लाइन यहां तक जाएगी। मुझे लगता है कि अब इसके बाद ऐसे ही फिर चला जाएगा और ये ग्राफ पूरा बन जाता है। होपफुली आपकी ये बात समझ में आई होगी कि अगर ये x है तो 0 जा रहा है, यानी ये माइनस एक्स होगा, और ऐसे ही आप इसके पूरे ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस मेथड से इसको ज्यादा सरलता से याद रख सकते हैं। हम लोग हर चीज को इसलिए बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के सोचने का तरीका एक सा नहीं होता। कुछ लोगों को डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है तो कुछ ग्राफ देख करके खटाखट याद कर लेते हैं। जैसे अगर मेरी बात करिए तो मैं भी क्या करता था कि मैं तुरंत ग्राफ बनाता था, हाथ से इमेजिन करता था, ये x हो गया, ये 2 पाई माइनस x माइनस 2 पाई। मैं इस बात को जरूर यहां से याद रखता था कि x माइनस 2 पाई, इसका मतलब x 2 पाई से बड़ा होगा तभी वो पॉजिटिव होगा, इस बात को केवल याद रखता था। और मैं ऐसे ऐसे ग्राफ बना करके उसको देख लेता था कि अच्छा ये वैल्यू यहां आ रही है, सॉल्व कर लेता था। पर जब थोड़ा सा और प्रैक्टिस की और जब न्यूमेरिक क्वेश्चन सामने आने लगे तो मैंने ग्राफ की बजाय उसके न्यूमेरिक नंबर लाइन पर देखा कि वो ज्यादा इजी पड़ रहा था सॉल्व करने। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 देखा है तो मैंने ये ग्राफ बनाऊंगा तो 10 पे सोचना पड़ेगा, 100 वगैरह देखा है तो बहुत आगे निकल जाएगा, ग्राफ से मेरे को आंसर ही नहीं मिलेगा। तो मैंने ये देखा कि वो जो वैल्यू दी जा रही है वो पाई के किस सेगमेंट में आ रही है, यानी 0 से 3.14 के बीच में आ रही, 3.14 से 6.28 के बीच में आ रही, 6.28 से 9.42 के बीच में आ रही है, और इसी तरह से मल्टीपल करके मैंने देख लिया और फिर देख लिया कि अच्छा ये आ रही तो एक्स आ रहा होगा, ये आ रहा होगा तो यार मेरे को वो ज्यादा इजी लगने लगा। मुझे लगता है कि ये सब चीजें आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक ऐसा मेथड आप खुद बना लोगे जो आपको लगेगा ये ज्यादा इजी है। एक छोटा सा फार्मूला और बताना है, फिर उसके बाद अगले टर्न से हम लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी आज खींच देते हैं। अगले टर्न से ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी पार्ट्स पर आ जाते हैं। पहले एक फार्मूला और है उसको डिस्कस करते हैं। ऐसे एक बात और बतानी थी कि अगर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, जहां एक्स पॉजिटिव है, तब ऐसी स्थिति में इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाए तो आंसर हमेशा रेंज के अंदर है। यहां पर एक क्वेश्चन है कि ये क्यों हुआ, और ये बात भी हम लोगों ने पहले लेक्चर से ही पढ़ी है कि किसी भी कॉस इनवर्स के क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतर और सरल मेथड होता है कि आप उसको कुछ मान लीजिए। इसका मतलब माइनस एक्स इज इक्वल आ जाता है कॉस थीटा, इसका माने एक्स इज इक्वल आ जाता है माइनस कॉस थीटा। अब केवल ये सोचिए कि कौन सा ऐसा फार्मूला लगाया जाए कि ये माइनस अंदर एडजस्ट हो जाए ताकि कॉस बाहर आके इनवर्स बन सके। तो यार आपको याद होगा कि जो पहला फार्मूला 11 के अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा वो 180 माइनस थीटा है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस का एडजस्टमेंट भी करना है।
तो कॉस 180 और रेंज के अंदर भी रहना है, डोमेन और रेंज वाली जो बात है 1/1 वाली वो भी फॉलो करनी है। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, यानी माइनस कॉस थीटा की जगह ये लिखा जा सकता है एक्स इज इक्वल कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस अगर हम फिर से इधर लाते हैं तो ये कॉस इनवर्स एक्स बन जाता है, पाई माइनस थीटा, माइनस का थीटा इस तरफ ले आते हैं और कॉस इनवर्स एक्स को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। और अब हम लोगों ने थीटा माना क्या था, जो माना था अगर हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स 180 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। फार्मूले हमें डायरेक्ट भी याद होते हैं, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो मतलब जो हमें मतलब वैल्यूज पता होती है हम उनसे भी कर सकते हैं, पर अगर ये याद रहेगा तो आप हर क्वेश्चन में आसानी से सॉल्व कर ले आएंगे। खास तौर पे वहां जहां ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है वहां मुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल छोटा सा कर दूं, जैसे किसी क्वेश्चन में कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का रूट 3/2 है, तो दो रास्ते, या तो डायरेक्ट लगाइए या ये फॉर्मूला लगा दीजिए कि हम इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3/2 लिख सकते हैं, जो एक्स की वैल्यू है। रूट 3/2 कॉस में किसका मान होता है, 30 डिग्री का, और अगर ये 30 डिग्री की वैल्यू है तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 150 यानी 5π/6 आ जाएगा, और 5π/6 पाई से कम है, इसका माने हाँ ये आंसर सही है। तो हम लोग ये याद रखें कि ये एक फॉर्मूला है, जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये जरूर याद रखना होता है कि उस समय का एक्स कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब एक लास्ट, उससे सारे क्वेश्चन अगले टर्न पर होंगे, लेकिन एक आइडेंटिटी और वहीं से क्वेश्चन को खत्म करें। इनवर्स फंक्शन में कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनके राइट हैंड साइड एक्स यानी अपने डोमेन के लिए हमेशा फिक्स रहते हैं, और इनको हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं। ये आइडेंटिटीज 3 होती हैं, जिसमें एक आज हम पहले कर रहे हैं। पहली कि अगर हम किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कहते हैं तो वो ऑलवेज π/2 होता है। लेकिन क्यों होता है, पहले इसका प्रूवमेंट, फिर इसकी जो चीजें हैं वो भी दिक्कत सॉल्व की है। जैसे क्वेश्चन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 100% श्योर होगा कि जो x की वैल्यू होगी वो केवल -1 से 1 के बीच में ही ली जा सकती है। अगर x 1 से -1 से 1 के बीच में नहीं है तो इसकी आइडेंटिटी यानी राइट हैंड साइड π/2 नहीं लिखा जा सकता, गलत होगा, एब्सर्ड होगा। जरा ध्यान दें कैसे, जैसे हम लोगों ने यहां से साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो x क्या हो जाता है, साइन थीटा। अब आप जानते हैं अगर आपको कॉस इनवर्स लाना है तो साइन से आपको इसको चेंज करना होगा कॉस में, तो हो जाता है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस इधर लाते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल हो जाता है π/2 माइनस थीटा। और एकदम आखिरी लाइन कि अगर हम माइनस का थीटा इधर ले आए तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल π/2 हो जाएगा, जहां थीटा की वैल्यू जो हम लोगों ने मानी थी वो रख दें तो इट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल π/2। लेकिन यह हमेशा याद रखिए कि ये एक बाउंडेड टर्म है, यानी जब यहां का x -1 से 1 के बीच होगा तभी ये होगा, अदरवाइज ये आइडेंटिटी नहीं लग सकती। जैसे एक क्वेश्चन है और वो आपसे ये कहता है कि एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ x² + 3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x² + 3, और तुमसे कहता है इवेल्युएट f' ऑफ 4। जैसा कि आप जानते हो कि मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और उस डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह 4 रख दो। चलिए कोई बात नहीं, अब जरा इसका रॉन्ग पहले एजम्पशन देखा जाए। अक्सर हम ये तो पढ़ते हैं कि जब ये दोनों सेम है तब ये आइडेंटिटी हो जाती है और ये π/2 हो जाता है। इसका मतलब एक गलत मेथड में ये भी लगा सकता था कि ये आइडेंटिटी है और मैं इसको π/2 लिख देता,
और मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर देता और कहता ये 0 है, इसका मतलब f'4 को भी मैं 0 कह देता और काम खत्म कर लेता, पर ये गलत होता। ये गलत क्यों होता? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली x² प्लस 3 की वैल्यू स्क्वायर है, ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। और किसी पॉजिटिव नंबर में अगर 3 ऐड भी कर दोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो x की किसी भी वैल्यू पर हमेशा 3 से बड़ा होगा। और अगर 3 से बड़ा होगा तो इसका मतलब 1 से बड़े होने पर तो ये कभी एग्जिस्टिंग ही नहीं है। और जब एग्जिस्टिंग ही नहीं है तो इसका मतलब जो फंक्शन है f(x) डज नॉट डिफाइन। और जब f(x) ही डिफाइन नहीं है तो इसका माने क्या उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है? इसका मतलब f'4 इज नॉट पॉसिबल। हम 0 नहीं कह सकते, हमें पता ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये मेरा आंसर होना चाहिए। चीजों को पढ़ने के साथ साथ अगर उनके एप्लीकेशंस पर भी हम ध्यान दें तो चीजें सरल हो जाती हैं। हमारी किताबों में जो क्वेश्चन है वो इतने टफ नहीं होते, जितना हम उसकी लैंग्वेज अगर पढ़ लें और उसकी किताबों में लिखे हुए बेसिक्स पर बात कर लें। आई होप यहां तक हम लोगों ने कर लिया है। क्लास लंबी होने लगती है, चाह करके भी आगे नहीं करा पाता हूं, लेकिन अब अगले लेक्चर पर जब हम आएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी साइन इनवर्स से किसी क्वेश्चन को दूसरे इनवर्स में कैसे बदला जाता है और बदलने की शर्तें क्या होती हैं, क्या हमेशा बदला जा सकता है, वो शर्तें क्या होती हैं वो पढ़ी जाएंगी। कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और दूसरी बात, अगर पॉसिबल हुआ अगले ही टर्न पर तब ऐसी स्थिति में 2 साइन इनवर्स x या 3 साइन इनवर्स x वाले क्वेश्चन भी उसमें कवर कर देंगे। पर मुझे लगता नहीं कि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आराम से मैं आलसी प्रवृत्ति से पढ़ा रहा हूँ कि चलो इतना हो गया, बहुत हो गया, आज का काम हो गया, तो मुझे लगता नहीं कि मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट कर पाऊंगा। पर फिर भी मैं अपने एंड से कोशिश करूंगा। एक और बात बच्चों, लास्ट में वही बात, जहां आपको लगे कि ये बात करनी चाहिए कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गलतियां हो उसको बताएं, कैलकुलेशन फॉल्ट हो प्लीज उसको सुधार दें कि इस जगह पर एक कैलकुलेशन फॉल्ट हुई है, उसको सुधार दीजिए। आपको लगता है कि इस फॉर्मूले के लगाने में यहां गलती हो गई, आप उसे बता दीजिए। और लास्ट में एक बात कि अगर आप सब्सक्राइब करते चलेंगे तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आएगा और मैं लेक्चर में थोड़ी अपनी आलसी प्रवृत्ति से बाहर निकल के और उसको और तेजी से करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब रेस्पॉन्स थोड़ा धीमे होता है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं कि रेस्पॉन्स स्लो है, क्या करना है, जितना चल रहा है इतना ही बहुत है। तो प्लीज आपके सब्सक्राइब करने पर ही हमारी एनर्जी क्रिएट करती है। थैंक यू।